गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ सर मनीष। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। तो हम लोग हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे को सिर्फ एक ही टॉपिक दिया गया है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है उसमें मैंने रखा है आप लोगों के लिए कि भाई जो इन्वेंशंस हो रहे थे और जो रिफॉर्म्स किए जा रहे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत, वो क्या क्या थे और वो किस किस फील्ड में किए जा रहे थे। तो पहला जो था वो था फार्मिंग सेक्टर। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट सेक्टर टू एक्सपीरियंस रिफॉर्म्स। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान कृषि, खेती बाड़ी जो है वो पहला मतलब पायदान बना, पहला सेक्टर बना जिसके अंदर जो है वो रिवोल्यूशन का प्रभाव देखने को मिला, बदलाव देखने को मिले। इट इज़ बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चर। और यहाँ तक ऐसा भी मानते हैं इतिहासकार कि अगर खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर, ठीक है ना, वो ना होता तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कभी भी संभव नहीं हो पाता। यूजुअली द सेम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स वर बीइंग यूज्ड टिल द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी तक जो पुराने तरीके के औजार खेतीबाड़ी के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण वो सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, विच वर इन यूज सेवरल सेंचुरीज अगो। और ये काफ़ी वर्षों पहले से ऐसा जो है वो चलन था उन सारे औजारों को इस्तेमाल करने का। सिंस ड्यू टू नो चेंज इन एग्रीकल्चर टेक्निक्स the demand of agricultural goods was not more than their consumption in the state। और चूँकि किसी प्रकार का बदलाव, किसी प्रकार के नवीनीकरण, जो न्यूनेस है वो थी नहीं, तो डिमांड भी नहीं थी। तो इस वजह से जो जैसा चला आ रहा था वो वैसा ही चल रहा था, और ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी, ज़्यादा उपभोग भी नहीं था। फिर क्या होता है, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम द पॉपुलेशन इन सिटीज़ इंक्रीज। जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा फैक्ट्रियों के अंतर्गत, तो शहरों के अंदर लोग ज़्यादा जा कर के बसना शुरू हो गए। सो द डिमांड फॉर ग्रेन्स एंड कॉटन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस ऑल्सो इंक्रीज। और यही वो कारण था जिसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, अनाज को लेकर के, कॉटन को लेकर के, अलग अलग पर्पसेस को लेकर के। To fulfill this demand of agricultural products, the need to introduce scientific methods in agriculture and manufacturing sector was felt। और जिस कदर जो डिमांड बढ़ रही थी, तो ये बहुत ही नेचुरल सा हो गया कि जो कृषि के साधन अपनाए जा रहे थे उनके अंदर कोई बदलाव किया जाए जिससे डिमांड्स को आसानी से पूरा किया जा सके और वैज्ञानिक तरीके से हो वो। Second reason was that in order to get more profit, people had started investing capital in agriculture। दूसरा कारण ये था कि लोगों को ज़्यादा मुनाफा चाहिए था, तो उन लोगों ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, इन फैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट द रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। और जब लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया तो यही वो कारण था कि इस क्षेत्र के अंदर भी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जैथरो टूल, और लैंडलॉर्ड ऑफ यॉर्कशायर, इन्वेंटेड द सीड ड्रिल मशीन टू सॉ सीड्स। ये जैथरो टूल एक लैंडलॉर्ड हैं यॉर्कशायर के, और एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले बीज बोने के लिए एक सीड ड्रिल मशीन इन्वेंट की। उससे पहले बीजों को सिर्फ ज़मीन के अंदर खड्डा खोद करके डाल दिया जाता था, तो इन्होंने पहली बार एक सीड ड्रिल बनाई जिसके अंतर्गत अपन ऊपर से सीड डालते हैं और वो ज़मीन के अंदर सॉ होते रहते हैं। सो द वर्क ऑफ सोइंग सीड बिकम्स मोर सिस्टमैटिक एंड ईजी। इसकी वजह से बीज बोना काफ़ी आसान और व्यवस्थित हो गया। एन इंग्लिश लैंडलॉर्ड नेम टाउनशेंड gave the principle of crop rotation so that by sowing different types of crops in rotation the fertility of the soil could be maintained। फिर दूसरे एक इंग्लिश लैंडलॉर्ड टाउनशेंड करके हुए, उन्होंने कहा कि क्रॉप जो आप ले रहे हो, अगर आप वो एक ही पैटर्न से लेते रहोगे तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो डिस्ट्रॉय होगी, कम होती जाएगी।
तो उससे बेहतर होगा कि हम लोगों को क्रॉप जो है वो रोटेट करते रहना चाहिए, यानी एक बार आपने एक फसल ले ली तो अगले साल आप दूसरी फसल लीजिए। उससे क्या होगा कि सॉइल को समय मिल जाएगा खुद की फर्टिलिटी को वापस रीजनरेट करने का। फिर क्या होता है, नाउ देयर वॉज नो नीड टू लीव द लैंड अनयूज्ड एंड द पर एकड़ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। और ये बदलाव करने के बाद ज़मीन खाली नहीं बची और जो एकड़्स के अकॉर्डिंग अनाज उग रहा था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़त हो गई। उसके बाद में देखें आप, लिखा है अराउंड 1770 एडी रॉबर्ट बैकवेल मेड एनिमल हस्बेंड्री अ प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। 1770 में रॉबर्ट बैकवेल ने जो पशुपालन है उसको भी कहा कि ये भी एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। विथ एग्रीकल्चर ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ शीप एंड काउज। खेतीबाड़ी के साथ साथ उन्होंने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधार का काम भी जो है वो शुरू कर दिया, उस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। ही बिकेम सक्सेसफुल इन डेवलपिंग अ ब्रीड ऑफ शीप 3 times heavier than the previous one by implementing the new techniques of scientific ब्रीडिंग। उन्होंने इस प्रकार से प्रयोग किया कि जो भेड़ वर्तमान में जिसका वजन था उससे 3 गुना वजन बढ़ा करके, और उन्होंने भेड़ जो है वो अपने उस प्रयोग के द्वारा उस भेड़ के वेट के अंदर 3 गुना बढ़ोतरी कर ली, जो कि मौजूदा भेड़ से करीबन उसके वजन से तीन गुनी थी। In 1793 AD, an American native, Whitten, made a machine to separate grains from the straw, and in 1834 AD, Cyrus Hall McCormick invented harvesting machine। ये देखिए, ये सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समय समय के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके नई नई मशीनें, नई नई टेक्निक्स को जो है वो इन्वेंट किया। With the passage of time, mechanization in agriculture and the invention of machines operated by power resulted in agricultural revolution। और समय के साथ में इतने बदलाव, नए नए उपकरण, पावर से जो है वो मशीनों का ऑपरेट होना, इन सभी का परिणाम जो है वो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के रूप में हम देख सकते हैं। न्यू इन्वेंशंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो कपड़े का व्यापार हो रहा था उसके अंदर किस प्रकार से जो है वो कुछ नवीन टेक्निक्स इस्तेमाल की गई और क्या परिवर्तन आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के थ्रू, देखें जरा अपन उसके अंदर। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन मेनली फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े के व्यापार से शुरू माना जाता है। टिल मिड 18th सेंचुरी द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेकिंग क्लोथ्स इन यूरोपियन फैक्ट्रीज हैड बिकम इनकेपेबल ऑफ फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ क्लोथ्स। 18वीं सदी तक आते आते यूरोपियन फैक्ट्रीज जो कपड़ा बना रही थी वो लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, यानी ज़रूरत ज़्यादा थी और उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तब क्या हुआ, अर्लियर कॉटन क्लॉथ्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड इंग्लैंड, बट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, इंग्लैंड ऑल्सो बिगन टू इम्पोर्ट कॉटन अलॉन्ग विथ क्लोथ्स। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया से मंगाया जाता था, इंग्लैंड से मंगाया जाता था, लेकिन जब इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ही सेट कर लिया तो उसके बाद में कपड़ों के साथ साथ वो कॉटन को भी वहाँ पे मंगाने लगे। ठीक है, फिर देखते हैं। टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ यूरोपियन मार्केट्स, न्यू इन्वेंशंस वर मेड इन दिस सेक्टर। और लोगों की डिमांड को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस सेक्टर के अंदर थोड़ा नए इन्वेंशंस किए। देखें क्या किया। इन 1733 AD, John Kay invented the flying shuttle loom which made it possible to make wider clothes in lesser time। कम समय के अंदर ज़्यादा चौड़ा और भारी मात्रा में कपड़ा बनाने के लिए जॉन के ने 1733 AD के अंदर एक फ्लाइंग शटल लूम बनाई, जिससे ये आसानी से बनाया जाने लगा। जेम्स हर्जिगिव्स invented the spinning jenny in 1765 AD, through which one person could spin several threads together। 1765 में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई कि एक ही व्यक्ति एक साथ बहुत सारे जो है वो यार्न्स को
घुमा सकता था और थ्रेड उससे बना सकता था, और उस मशीन का नाम दिया गया स्पिनिंग जेनी। In 1769, Richard Arkwright invented the water frame by which stronger thread was made compared to the earlier one. 1769 के अंदर रिचर्ड आर्कराइट ने एक वाटर फ्रेम बनाया जिससे जो पहले धागा बन रहा था, जो कि थोड़ा कमज़ोर होता था, उसको इन्होंने मजबूती दे दी। वो धागा अब जो है वो स्ट्रॉन्ग बन गया पुराने वाले धागे की कंपैरिजन में। In 1779, सैमुअल क्रॉम्पटन इन्वेंटेड स्पिनिंग म्यूल। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाई, जिससे थ्रेड जो है ना वो एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फाइन बनाया जाने लगा, फाइन क्वालिटी के रूप में और स्ट्रॉन्ग उसकी स्ट्रेंथ के रूप में। 1787 AD, द पावर लूम ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पावर वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट। 1787 के अंदर पावर लूम बनाई गई जो कि लाइट से चलती थी, और इसका बनाने वाला जो था वो था एडमंड कार्टराइट। फिर हम देख सकते हैं आयरन इंडस्ट्री के अंदर क्या परिवर्तन आए। कोल एंड आयरन और द मेजर रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैकेनाइजेशन वर अवेलेबल इन द प्लेंटी इन इंग्लैंड। ये हमने कल भी देखा था कि कोल और आयरन ये उसकी बहुत बड़ी बड़ी मिलें, बहुत बड़ी बड़ी खदानें जो है वो इंग्लैंड के पास में अवेलेबल थी। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर मिनरल्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज जिंक, कॉपर एंड टीन वर ऑल्सो अवेलेबल इन अबंडेंस। इसके अलावा जिंक, कॉपर और टीन ये भी वहाँ ज़्यादा मात्रा में निकल रहे थे, बट द डिमांड ऑफ आयरन आर कुड नॉट बी मैट विथ द ओल्ड मेथड्स। और अगर आयरन को पुरानी ही टेक्निक से निकालते रहते तो ज़रूरत के हिसाब से ये कभी भी उसकी आपूर्ति नहीं कर पाते। हैंस द डिस्कवरी ऑफ वेरियस न्यू मेथड्स टू प्योरीफाई आयरन ओर वर स्टार्टेड। और इसी वजह से नए नए प्रयोग इस क्षेत्र के अंदर किए गए। इन 1709 AD, अब्राहम डार्बी इन्वेंटेड द ब्लास्ट फर्नेस इन विच द कोक, जो कि सॉलिड कोल होता है, उसको एज अ फ्यूल लेकर के फर्स्ट टाइम उन्होंने इस मशीन को शुरू किया था। नाम था वैज्ञानिक का अब्राहम डार्बे, ईयर था 1709, और ब्लास्ट फर्नेस बनाई थी उन्होंने, एक प्रकार की आप कह सकते हैं भट्टी बनाई थी, भट्टी, और बाय विच द स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ आयरन ओर बिकम्स ईजियर। और इससे हम कह सकते हैं कि आयरन की जो रिफाइनिंग होती थी वो काफ़ी आसान हो गई और भारी मात्रा में की जाने लगी। दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री ऑफ मेटलर्जी, यानी जो मेटल है उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है उसने इस मशीन के आने के बाद में काफ़ी उसमें परिवर्तन आने लगा, मशीनों के निर्माण के बाद में। फिर हम देख सकते हैं दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री ऑफ मेटलर्जी। अब्राहम डार्बी 1711 to 1768 इन्वेंटेड रट आयरन फ्रॉम पिग आयरन। कच्चा लोहा, सॉफ्ट लोहा पिग आयरन के थ्रू जो है वो कैसे निकाला जाता है ये भी उन्होंने सीख लिया। हेनरी कॉट 1740 to 1873 इन्वेंटेड द पुडलिंग फर्नेस बाय विच impurities could be removed from smelted iron। पिघले हुए लोहे से गंदगी, उसके अवशेष कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए उन्होंने पुडलिंग फर्नेस बनाई हेनरी कॉट ने। द रोलिंग मिल विच मेड इट पॉसिबल टू मेक प्योर एंड रिफाइंड आयरन, और उसके बाद में एक रोलिंग मिल बनी जिसके तहत आयरन जो है वो पूरा प्योर तरीके से, रिफाइंड और प्योर तरीके से उस मिल के थ्रू जो है वो बनाया जाने लगा। द मशीन्स मेड अप ऑफ आयरन वर वेरी हैवी एंड दे यूज टू गेट रस्टेड, सो डिस्कवरी ऑफ स्टील वॉज मेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मशीनों के द्वारा जो आयरन बन रहा था वो उससे काफ़ी चीज़ें हैवी बनती थी और साथ ही साथ जंग ना लगे इस चीज़ का डर बना रहता था। ये हमेशा के लिए उनके लिए एक दिक्कत का कारण बन गया था। अभी उसके बाद में अपन देख सकते हैं कि एक्चुअली आयरन हैवी भी होता था बहुत, तो उसका यूज़ करने में भी थोड़ी दिक्कत थी। तो क्या हुआ, सो डिस्कवरी ऑफ स्टील वाज मेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से उन्होंने स्टील को बनाना शुरू किया ताकि हल्कापन भी आए और मूव में ईजी रहे और रस्टिंग ना हो। टू मेक स्टील सम क्वांटिटीज ऑफ कार्बन, मैग्नीज
एंड अदर एलिमेंट्स वर मिक्सड इन आयरन। कार्बन, मैग्नीज और आयरन के साथ में कुछ और एलिमेंट्स को मिला करके स्टील बनाया जाने लगा। स्टील वॉज लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन आयरन, हल्का भी होता था और मजबूत भी होता था आयरन के कंपैरिजन में। एंड ऑल्सो हैड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्टिंग विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और इसका जो दबाव सहन करने का और जो लाइट को लेकर के अगर हम देखें किस प्रकार से वो रिएक्ट कर सकता है, तो वो आयरन से काफ़ी हल्का था और स्ट्रॉन्ग भी था। देन उसके बाद में हम देखें हेनरी बेसिमर डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड ऑफ स्टील मेकिंग। हेनरी बेसिमर ने एक नया तरीका बताया स्टील बनाने का, विच इज़ नोन एज द बेसिमर प्रोसेस, और उसको बेसिमर प्रोसेस के नाम से ही जाना जाता है। इन दिस मेथड द स्टील कुड बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम पिग आयरन विच ब्रॉट अनदर रेवोल्यूशन इन द आयरन इंडस्ट्री। और इसके तहत एक्चुअली पिग आयरन से सीधा स्टील बना सकते थे, और इसने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर और आयरन इंडस्ट्री में एक तहलका ही मचा दिया कि किस तरीके से अपन जो है वो आयरन की जगह स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं न्यू इन्वेंशंस इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी क्या क्या बदलाव ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो है वो किए गए। ये हम लोग कल देखेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ न्यू इन्वेंशन ऑफ इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपन कल देखेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।